Hello friends, fundamental rights is an important part of not only the Indian constitution, rather the Indian state or the Indian political system also. पूरा का पूरा मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय राज्य, भारतीय संविधान के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। और उस मौलिक अधिकार का भी, उस फंडामेंटल राइट्स का भी सबसे महत्वपूर्ण जो आधार सी चीज़ मानी जा सकती है, आधारभूत चीज़ मानी जा सकती है। फंडामेंटल राइट खुद ही फंडामेंटल है, आधारभूत है, और उसका भी फंडामेंटल जो है वो है आर्टिकल 32। उसको उसकी जान समझाया जा सकता है, उसका मूल तत्व समझाया जा सकता है, जो मौलिक अधिकार को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि एक व्यवहारिक रूप देता है, एक प्रैक्टिकल फॉर्म देता है, विच एक्चुअली एग्जीक्यूट द फंडामेंटल राइट्स एट ग्राउंड लेवल, एट फील्ड लेवल। तो आज हमारी चर्चा का विषय जो है अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है, जो भारतीय संविधान का, मैंने बताया कि भारतीय मौलिक अधिकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसी आर्टिकल 32 से संबंधित दूसरी चीज़ें भी हम आज पढ़ेंगे, खासतौर पे हम रेट्स पढ़ेंगे और जनहित याचिकाएं पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय होगा अनुच्छेद 32 होगा, रेट्स होगी और जनहित याचिकाएं होंगी। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोज़ और मैं हूं आपका मित्र सुनील सिंह। आर्टिकल 32 हम इसके अलग अलग पक्ष देखेंगे। हम देखेंगे पहले तो थोड़ा सा मौलिक अधिकार का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर अनुच्छेद 32 एक्चुअली क्या कहता है ये देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे इसका, फिर देखेंगे कि रेट्स क्या होती है, और फिर देखेंगे कि जनहित याचिकाएं यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार। देखिए भारतीय संविधान के पार्ट 3 में, भारतीय संविधान में अलग अलग भाग है, तो जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अलग अलग मौलिक अधिकार है, हम पढ़ते हैं, जैसे समानता का मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, और धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजियस लिबर्टी है। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर है, और उसके बाद फिर एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे अलग अलग भागों में मौलिक अधिकार को बांट रखा है। संवैधानिक उपचार का मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी आप कह सकते हैं, उसका मौलिक अधिकार। ध्यान रखिए ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से भारतीय संविधान जो है भारत के लोगों को अलग अलग अधिकार देता है कि वो अपनी बोलने की उनको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, उनको धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, उनको शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है, उनको समानता प्राप्त करने का अधिकार है, उनको अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अधिकार फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से दिए जाते हैं। लेकिन ये मौलिक अधिकार जो है ये संविधान दे रहा है लोगों को राज्य के विरुद्ध, कि राज्य उनके अधिकारों को छीनेगा नहीं। प्रश्न यह है कि आखिर राज्य कभी छीन भी ले, राज्य कोई कानून बनाकर राज्य किसी और तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनता है, लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है। पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट बाय मीन ऑफ मेकिंग डिफरेंट लॉज। तो लोगों के पास क्या उपाय है? What is the remedy? What is the treatment remained with the people in order to get their own fundamental rights if the state is trying to snatch those fundamental rights? राज्य अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीनता है तो लोगों के पास क्या उपाय है? उसका उत्तर, उसका जवाब मिलता है हमको अनुच्छेद 32 में। तो हम अब अनुच्छेद 32 का विश्लेषण कर रहे हैं। अनुच्छेद 32 क्या है? देखिए अनुच्छेद 32 जो है ये कहता है कि मौलिक अधिकार जो है वो लोगों को मिलना ही चाहिए, और यदि राज्य किसी प्रकार से लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनते हैं, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अपवंचन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, उसका वर्जन होता है, इफ़ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए पर्सन आर डिप्राइव्ड, आर एनक्रोच्ड,
तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो अनुच्छेद 32 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय। ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, डायरेक्टली जो मैं कह रहा हूँ इसका भी एक बड़ा विशेष महत्व है। सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति अपने मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले आ सकता, सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेज बाई स्टेज ले आ सकता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना मामला प्रस्तुत करे, उसके निर्णय से संतुष्ट ना हो तो उच्च न्यायालय में अपील करे, उच्च न्यायालय के निर्णय से अपील ना संतुष्ट ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। बट ही कैन नॉट डायरेक्टली रीच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑल दोज केसेस, फॉर ऑल द अदर केसेस एक्सेप्ट केसेस कंसर्न विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई केस है, अगर कोई मामला है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए पर्सन आर वायलेटेड, तो वो व्यक्ति सीधे के सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध प्ली, इसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकता है, प्ली फाइल कर सकता है टू गेट हिज फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 ये कहता है। तो अनुच्छेद 32 जो है सारे मौलिक अधिकारों की जान इसलिए है क्योंकि जो मौलिक अधिकार संविधान वादा कर रहा है लोगों को देने का कि साहब आपको बोलने का अधिकार होगा, आपको भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी, आपको समानता पाने का अधिकार होगा, आपके साथ अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, आपको धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होगी, धर्म के अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता होगी, आपको अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने का अधिकार होगा। तो ये सारे मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे कैसे, या इनको छीनेंगे तो कैसे मिलेंगे, इसका वर्णन आर्टिकल 32 में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनुच्छेद 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये जो है मौलिक अधिकारों की वास्तविक और व्यवहारिक उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। इट मेक्स श्योर द एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसलिए आप देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर जो खुद संविधान के निर्माता माने जाते हैं, ही कॉल्ड द आर्टिकल 32 एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कहा क्योंकि व्यवहारिक रूप से संविधान की उपलब्धता, मौलिक अधिकारों की उपलब्धता को ये सुनिश्चित करता है। तो यह है आर्टिकल 32। कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का हनन होता है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। प्रश्न यह है कि अगर याचिका दायर करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा क्या? हाउ सर्वोच्च न्यायालय विल वर्क टू प्रोवाइड हिज फंडामेंटल राइट्स, टू मेक हिज फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल, कैसे काम करेगा? तो फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की उपलब्धता के लिए लोगों के पक्ष में कुछ न्यायिक आदेश जारी करता है, न्यायिक आदेश जारी करता है, जुडिशियल ऑर्डर्स इश्यू करता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल। तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उसके पक्ष में कुछ जुडिशियल ऑर्डर्स जारी करेगा। ध्यान रखना, यही जो न्यायिक आदेश है, इन्हीं को हम कहते हैं रिट्स। इंग्लिश में कहते हैं रिट्स, हिंदी में कहते हैं लेख। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है लोगों के पक्ष में, पीड़ित के पक्ष में, विक्टिम के फेवर में कुछ आदेश जारी करता है, जिसको हम रिट कहते हैं। रिट अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ मेजर रिट्स जो है हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। जैसे परमादेश है, जिसे मेंडेमस कहा जाता है। जैसे प्रतिषेध है, जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है, प्रोहिबिशन कहा जाता है। जैसे उत्प्रेषण है, जिसे सर्शियोरेरी कहा जाता है। जैसे अधिकार प्रच्छा है, अधिकार प्रच्छा, जिसे क्यो वारंटो कहा जाता है। क्यो वारंटो। तो ये अलग अलग प्रकार के रिट्स है विच कुड बी इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द फेवर ऑफ विक्टिम्स टू प्रोवाइड देम देयर फंडामेंटल राइट्स। हम एक एक को देखते हैं। देखिए, इनके इंग्लिश नाम बड़े इंपॉर्टेंट है कि कई बार हिंदी का पेपर जो होता है उसमें भी इंग्लिश नाम को देवनागरी में लिख के पूछ लेते हैं।
इसलिए आपको इंग्लिश नाम भी याद रखने चाहिए। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो हेबियस कॉर्पस है, परमादेश जिसको हिंदी में कहते हैं वो इंग्लिश में मैंडेमस है। और एक चीज़ और है कि ये नाम जो है थोड़े अजीब वगैरह दिखेंगे क्योंकि कॉमन इंग्लिश में भी यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश है नहीं एक्चुअली। हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, ये सारे शब्द जो है एक्चुअली लैटिन वर्ड है, इसलिए थोड़ा अंग्रेजी में भी अटपटे लगते हैं। तो परमादेश है जिसको हम मैंडेमस कहते हैं, प्रतिषेध है जो प्रोहिबिशन कहलाता है, उत्प्रेषण है जिसको इंग्लिश में सर्सियरी कहते हैं, और अधिकार प्रक्षा जिसे क्यो वारंटो कहा जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट रेट्स विच कुड बी इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट। हम इन रेट्स को भी थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी किया जाएगा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार जो किया गया व्यक्ति, एक्चुअली आर्टिकल 22 जो है भारतीय संविधान का, वो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ही शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए नियरेस्ट कोर्ट विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ही कैन नॉट बी केप्ट विदहेल्ड मोर देन 24 आवर्स विदाउट बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर ए कोर्ट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो है ये आदेश जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है उस व्यक्ति के पक्ष में जिसे गिरफ्तार किया गया है। और ये आदेश जारी किया जाएगा किसी शासकीय पदाधिकारी को, किसी ऑफिशियल, किसी लोक पदाधिकारी को, किसी पब्लिक ऑफिसर को, और उसमें आदेश दिया जाएगा कि वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करे। The person arrested should be produced before a court, before a nearest court within 24 hours. ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। फिर परमादेश। परमादेश यानी सबसे बड़ा आदेश है। ये सामान्य तौर पे किसी लोक प्राधिकारी को, किसी पब्लिक ऑफिसर को जारी किया जाता है यदि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। ये देखिए कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के, किसी अधिकारी के, किसी लोक पदाधिकारी के कर्तव्य का पालन ना करने के कारण भी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो उस स्थिति में उसको आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, उसको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। तो ये परमादेश कहलाता है। देखिए प्रतिषेध जो है ये किसी लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जारी कर रहा है तो हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी किया जाएगा, या और किसी निचले कोर्ट को जारी किया जाएगा। तो किसी लोअर कोर्ट को, किसी अधीनस्थ न्यायालय को, किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को जारी किया जाता है प्रतिषेध, और इसमें आदेश दिया जाता है कि वो किसी मामले की सुनवाई रोक दे, टू स्टॉप हियरिंग ए पर्टिकुलर केस। खासतौर पे तब जारी किया जाता है जब वो न्यायालय ऐसे किसी मामले की सुनवाई कर रहा है जो उसके सामान्य तौर पर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, विच इज़ नॉट अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन। उस ऐसे किसी मामले की सुनवाई कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जारी करता है सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध की रिट, और जारी करेगा किसी लोअर कोर्ट के लिए। इसी प्रकार उत्प्रेषण जारी किया जाता है, ये भी किसी लोअर कोर्ट के लिए जारी किया जाता है। और इसमें अंतर है। प्रतिषेध में रोका जाता है कि आप इस मामले की सुनवाई मत कीजिए। उत्प्रेषण में जो है वो एक आदेश देता है कि आप इस मामले को किसी ऊपरी न्यायालय में पहुंचा दीजिए, ऊपरी न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए आदेश देता है। कई बार अपने पास ही बुला लेता है ताकि उस मामले का बेहतर तरीके से निरीक्षण कर सके। तो ये उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण यानी ऊपर की ओर भेजना होता है। ऊपर यानी निचले कोर्ट को आदेश दिया जाएगा कि वो किसी ऊपरी न्यायालय में इस मामले को स्थानांतरित कर दे, और फिर ऊपरी न्यायालय उस मामले की सुनवाई फिर से करेगा। फिर अधिकार प्रक्षा है, क्यो वारंटो है। क्यो वारंटो भी किसी शासकीय पदाधिकारी के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें उसको आदेश दिया जाता है, जिसमें उससे पूछा जाता है कि वो किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहा है, विद व्हाट अथॉरिटी ही हैज़ होल्ड दिस ऑफिस। किस अधिकार से इस पद पर काम। अधिकार प्रक्षा, अधिकार के बारे में पूछा जाता है कि किसने उसे नियुक्त किया है, किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहा है। यह अधिकार प्रक्षा की रेट है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स विच कुड बी इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल। तो ये रेट्स है। अब ध्यान रखिए कि रिट के माध्यम से उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिल जाएगा जिसको अपने मौलिक अधिकार के बारे में मालूम है, और जो अपने मौलिक अधिकारों के बारे में सचेत है, जो कॉन्शियस है, और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। लेकिन कई लोग तो मौलिक अधिकार के बारे में जानते ही नहीं। कई लोग उनको मौलिक अधिकार कैसे प्राप्त करना है ये नहीं मालूम होता है। तो फिर उनको कैसे मिलेगा? उनको कैसे मिलेगा उसका जवाब जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको PIL या पिल भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसको लोक हितवाद भी कहा जाता है, जनहित याचिका भी कहा जाता है। ध्यान रखिए कि
फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 ये सुविधा भी देता है कि किसी और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उपलब्ध कराने के लिए भी कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। सपोज मान लीजिए जंगल में रहने वाले कुछ लोग हैं, वहाँ पर किसी बांध का निर्माण हो रहा है और उसके कारण उनको विस्थापित किया जा रहा है। अब वो अपने मौलिक अधिकारों से जो है परिचित नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। जबकि फंडामेंटल राइट्स तो आर्टिकल 19 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को भारत में कहीं भी रहने का अधिकार है, तो आप उनको हटा कैसे रहे। लेकिन अगर उनको हटाया जाता है, उनको तो फंडामेंटल राइट्स मालूम नहीं है, आपको मालूम है, मान लीजिए आपको मालूम है कि ये फंडामेंटल राइट्स है, तो आप खुद भी उनकी तरफ से याचिका दायर कर सकते हैं। तो जब किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए कोई अन्य व्यक्ति मौलिक अधिकारों सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है, if a plea is filed in Supreme Court in order to get fundamental rights of some other person or a group of people, तब इसे हम कहते हैं जनहित याचिका। समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर बता रहा हूं, जनहित याचिका का मतलब एक ऐसी याचिका है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मौलिक अधिकारों के लिए दायर की गई है। A plea which is filed by a person for fundamental rights of another person or a group of people, तो तब हम इसे जनहित याचिका कहते हैं। और ये जनहित याचिका का प्रचलन जो है 1980 के जो डिकेड था वहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा। PN भगवती नाम के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके समय इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ। PN भगवती इसके लिए प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने जनहित याचिका को बढ़ावा दिया है। तो जनहित याचिका के माध्यम से उन लोगों को भी मौलिक अधिकार मिल सकते हैं, मिल रहे हैं, जिनको अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी नहीं है, जो अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं है, अवेयर नहीं है, उनको भी मिल रहा है। और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय देखिए जनहित याचिका है बहुत छोटी सी चीज़। कोई एक व्यक्ति लेटर लिख देगा तो भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाता है, पत्र के माध्यम से, आजकल मेल के माध्यम से और किसी माध्यम से भी जनहित याचिका को स्वीकार कर रही है सर्वोच्च न्यायालय बहुत संवेदनशील तरीके से। लेकिन उसके जो निर्णय आते हैं, जो डिसीजंस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा निर्णायक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, वो बड़े वास्ट जो है उनका इन्फ्लुएंस होता है। आप देखिए अभी पिछले 10-12 दिन के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक निर्णय जो है अभी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि ऐसी कोई सा भी अस्पताल जो भले ही निजी अस्पताल है पर उसे भूमि सरकार के द्वारा अनुदानित रूप से दी गई है, ग्रांट रूप में लैंड दी गई है, तो उसे जो है कोरोना के जो मरीज हैं उनका निःशुल्क इलाज करना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। ये निर्णय एक जनहित याचिका पर ही आया है। ये निर्णय भी एक जनहित याचिका पर आया अभी 2-3 दिन पहले कि सरकार को जो मजदूर लौट रहे हैं जगह जगह से, दूसरे शहरों से वापस अपने गांव की ओर, कोरोना के कारण जो मजदूर लौट रहे हैं, संक्रमण के कारण जो मजदूर लौट रहे हैं, जिनको प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है, उन सारे लेबर्स को, उन सारे श्रमिकों को भोजन की, पानी की, लौटने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये भी एक जनहित याचिका पे ही निर्णय है। आप एक और उदाहरण देखिए कि अभी थोड़े ये सारे उदाहरण 8-10-15 दिन के हैं रिसेंटली। एक निर्णय ये भी आया है कि सरकार को जो है जब फ्लाइट्स जो आ रही है उसमें बीच की सीट खाली छोड़नी चाहिए ताकि संक्रमण जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जा सके, तो बीच की सीट खाली छोड़नी चाहिए। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, ये तो मैंने अभी रिसेंट के उदाहरण दिए। इसके पहले भी आप देखिए दिल्ली में जो CNG बसों का संचालन हो रहा है, सरकार को बाध्य किया गया, वो भी ऐसी जनहित याचिका के द्वारा ही किया गया है। तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से बड़े महत्वपूर्ण निर्णय जो है आ रहे हैं और ये भी आर्टिकल 32 से ही संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि आर्टिकल 32 क्या है, 32 के अंतर्गत रेट्स क्या क्या होती है, और फिर हमने देखा कि जनहित याचिका क्या है। तो ये है अलग अलग पक्ष आर्टिकल 32 के। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नहीं अच्छा लगा है तो भी बताइए, क्या कमी रह गई तो भी बताइए, और आगे आप क्या विषय पर ऐसे वीडियो चाहते हैं वो भी हमको बताइए। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स लिखिए, और आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़, अगर आप बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन इन वीडियोज़ के मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।